बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैंने देनी है अबाउट द न्यूमेरिकल्स, जो चैप्टर्स हमने कवर किए हैं ड्यूरिंग दैट सेमेस्टर, उसमें 3 चैप्टर्स थे और न्यूमेरिकल्स की कैटेगरीज भी जो हैं वो 3 ही हैं हमारे पास। 3 कैटेगरीज के न्यूमेरिकल्स हैं जो चैप्टर 1 के डिफरेंट हैं, और 2 और 3 जो चैप्टर है उसके ऑलमोस्ट सिमिलर जो हैं न्यूमेरिकल्स हैं, फार्मूलाज क्योंकि उसके अंदर सिमिलर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल आपने जब प्रिपरेशन करनी है तो या पेपर में जब आपने अटैम्प्ट करना है न्यूमेरिकल, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कैसे करना है। अगर आप स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर जाते हैं, ठीक है, और उसके साथ अगर आपको कोई डायग्राम या फिगर बनानी है वो साथ बना लेते हैं, लेआउट, तो आपके लिए न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना उतना ही आसान है कि जितना कि आप देख के अटैम्प्ट कर रहे हैं। बस मेन जो चीज़ है, आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। सो स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए आपने जब भी स्टेटमेंट को पढ़ना है तो एक बात याद रखें कि यकदम एक ही सांस में पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, थोड़ा स्टे करके पहले आपने स्टेटमेंट फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप चलें, पॉज टू पॉज चलें, जहाँ डाटा गिवन है वो अंडरस्टैंड करेंगे ये डाटा किस चीज़ का गिवन है और यहाँ पे क्यों गिवन है। तो जिस तरह आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे आपके माइंड में उसी तरह फार्मूलाज भी आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह आपके माइंड में कोई भी फार्मूला उससे रिलेटेड आए तो अपने पेपर पे साइड पे लाइन लगा के वो फार्मूला लिख लें, क्योंकि जब लेटर ऑन जब आप अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो सम टाइम होता है कि आपको फार्मूला भूल जाता है, कि उसी टाइम याद आता है जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं, आपको जहन में आता है कि अच्छा इसके लिए ये फार्मूला लगेगा, तो आपने वो फार्मूला पहले लिख लेना है, चाहे वो बाद में इस्तेमाल हो या ना हो, डजेंट मैटर। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपने उसके अंदर राइट वैल्यूज़ जो है पुट करनी है। सो स्टार्टिंग विथ चैप्टर 1 न्यूमेरिकल। चैप्टर 1 का जो हमने उसमें पढ़े थे, मेजरली 3 चीज़ें उसके अंदर पढ़ी थी। एक हमने हीट इंजन के बारे में पढ़ा था, नंबर 1, नंबर 2 रेफ्रिजरेटर, और थर्ड वन जो है वो हीट पंप के बारे में पढ़ा था। अब ये 3 चीज़ें पढ़ी थी, इसके फार्मूलाज भी 3 डिफरेंट हैं, अलग-अलग हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक सबसे पहले आपने हीट इंजन के बारे में पढ़ा। हीट इंजन जो है इसके एक फार्मूला आपने पढ़ा था, एफिशिएंसी। हीट इंजन की एफिशिएंसी पढ़ा था, W वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। ये जनरल फार्मूला जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमने इसको एलैबोरेट किया था, इसी फार्मूले को हमने कहा वर्क डन हमें पता है कि इसके इक्वल होता है Q1 माइनस Q2, मीन्स हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। जितनी आपने हीट सप्लाई की और उसमें से वर्क आफ्टर वर्क डन जो हीट रिजेक्ट है, इन दोनों का आप इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे से तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में है दैट इज हीट सप्लाई, मीन्स एफिशिएंसी इसकी इक्वल हो गई Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। इसी तरह हमें ये भी पता है कि हीट सप्लाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जिस तरह आप हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो सिमिलरली इसको फर्दर हमने एलैबोरेट करके लिखा था T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ये एफिशिएंसी के फार्मूला हैं जो कि हीट इंजन के केस में। एक तो ये फार्मूला इसके अंदर यूज होगा। सेकंड जो है हमने पढ़ा था रेफ्रिजरेटर का केस। रेफ्रिजरेटर के केस में हमने कहा था कि एफिशिएंसी नहीं होती, रेफ्रिजरेटर केस में कहा था कि एफिशिएंसी इसमें नहीं होती, इसमें होती COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है ये उलट होती है जो कि आपने एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन पढ़ी। यहाँ पर होगा हीट टेकन आउट बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय वर्क डन, हीट टेकन आउट बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय वर्क डन।
वंस अगेन वर्क डन वही है Q1 माइनस Q2, वर्क डन वंस अगेन Q1 माइनस Q2। इसका फार्मूला हमेशा याद रखें क्योंकि अक्सर आप लोग ये मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं कि वर्क डन किसके इक्वल है। तो ये याद रखना है कि एफिशिएंसी जो है थर्मो में जब हम पढ़ते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विच इज़ इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई एंड COP इक्वल्स टू हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये याद रखेंगे, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो COP को हम अगर इन टर्म ऑफ Q लिखें, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ R लिखें, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर मीन्स ये बिकॉज के ऊपर हीट रिजेक्टेड है Q2 डिवाइडेड बाय नीचे वर्क डन है Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, नीचे हीट रिजेक्टेड का केस आ रहा है, ठीक है, सॉरी नीचे वर्क डन आ रहा है, ऊपर हीट रिजेक्टेड का केस है। ये हमने पहले डिफरेंस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी थ्योरी के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट पंप एंड अ रेफ्रिजरेटर। सिमिलरली तीसरा जो केस इसमें आता है वो हीट पंप का आता है। हीट पंप में भी COP है, once again COP Q over W and work done once again एग्जैक्टली जैसे ये है एंड COP अगर आप इसको कन्वर्ट करें दूसरे केस में तो यहाँ पर ऊपर Q1 आएगा, नीचे Q1 माइनस Q2, सिर्फ ये डिफरेंस इन दोनों को। और ये डिफरेंस क्यों आया Q1 और Q2 का? बिकॉज रेफरेंस पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर टू सिस्टम। इसी तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं COP ऑफ R T2 ओवर T1 माइनस T2, यहाँ पर T1 ओवर T1 माइनस T2, बाकी एग्जैक्टली सेम। ये तीन फार्मूलाज के तीन तरह के एफिशिएंसी के, ठीक है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड COP ऑफ पंप, ये तीन फार्मूलाज जो है इसके अंदर न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। और चैप्टर 1 के अंदर जो आपने न्यूमेरिकल्स करने 1.5 to 1.8 जो एग्जांपल्स हैं वो करनी और उससे रिलेटेड एग्जांपल जो है ये आपने करनी है। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड आफ्टर वर्क उसको सॉल्व भी करते हैं। सो एग्जांपल नंबर, अब आपके पास बुक्स अवेलेबल है, मैंने सॉफ्टवेयर भेजी हुई है आपके पास, तो एग्जांपल नंबर 1.6 जो है उसको निकालिए। सो एग्जांपल नंबर 1.6 states that a reversible engine is supplied with the heat from two constant temperature sources। बात कर रहा है, अब यहाँ पे आपने इतना ही फुल स्टॉप लगा के अंडरस्टैंड करना है। पहली बात जो कर रहा है कि दिस इज़ अ रिवर्सिबल हीट इंजन। जब उसने रिवर्सिबल इंजन की बात की, इट्स मीन इट इज़ अ हीट इंजन। तो आपको जो पहले फार्मूला बताए थे मैंने एफिशिएंसी के, यहाँ पे ही आपको पता लगा, माइंड में आ जाना चाहिए, यहाँ पे फार्मूलाज यही यूज़ होने हैं जो कि हीट इंजन के तीन फार्मूलाज आपको बताए थे। तो यहाँ से पता लगता है। अब वो बात कर रहा है कि इंजन को दो हीट सोर्सेज से, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट सोर्सेज मीन्स कि उसका टेम्परेचर बात चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? जस्ट लाइक आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से आप जितनी भी हीट निकालें तो क्या एटमॉस्फेयर से आप टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते। क्यों? एटमॉस्फेयर का जो वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट निकाल भी लेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अनटिल अगर आप मैनी ईयर, डेकेड्स एंड सेंचुरीज तक वो निकालते रहें तब उसके टेम्परेचर में जो है वो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरसे के लिए अब चल रही है तब वो चेंज उसके अंदर नहीं करेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ उसने यहाँ पे कहा था कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सोर्सेज, कि उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं कर रहा, जो सोर्स है जहाँ से हीट सप्लाई हो रही है। सो वहाँ पे अगर उसने टेम्परेचर्स दे दिए कि सोर्स 1 है उसका टेम्परेचर 900 K है एंड सोर्स 2 का 600 K टेम्परेचर। ये पहले उसका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, एक्चुअली सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है बट स्टेटमेंट अभी कंटिन्यू है। आगे पढ़ते हैं। एंड रिजेक्ट्स हीट टू अ कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक। वंस अगेन उसने कहा कि अब हमें
एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और हमने ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो पढ़ी थी उसके अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि हम सिंगल रेजरवायर से कोई भी इंजन नहीं चला सकते, हमें हमेशा 2 थर्मल रेजरवायर जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। अब वो 2 थर्मल रेजरवायर में दूसरा कौन सा है, सिंक है, उसका भी टेम्परेचर बता दिया 300 केल्विन, और वो भी उसने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स है, कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स 2। तो यहाँ पे उसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। एक बात यहाँ पे एक और चीज़ पता लग रही कि यहाँ पे उसने कहा कि सोर्स जो सप्लाई कर रहे हैं वो 2 हैं, जबकि सिंक एक है। एक ही सिंक का उसने टेम्परेचर बताया है, दूसरा सिंक नहीं बताया। यहाँ से एक चीज़ कॉमन मिलती है, स्टेटमेंट से एक और चीज़ पता लगती है। उसने पहले कहा रिवर्सिबल इंजन, नॉट इंजन्स, ठीक है, उसने प्लूरल वर्ड यूज़ नहीं किया, सिंगुलर यूज़ किया कि इंजन एक ही है। पहली बात, सोर्सेज कितने हैं, उसने कहा 2 टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सोर्सेज, 2 सोर्सेज हैं। थर्ड वन उसने जो बात की कि अ कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक, यहाँ पे भी यही बात कर रहा है कि इंजन भी एक है, सिंक भी एक है, पर सोर्सेज जो है यहाँ पे 2 हैं। सो द इंजन डेवलप्स अ वर्क इक्विवेलेंट टू 90 किलो जूल्स। अब उसने यहाँ वर्ड यूज़ किया इक्विवेलेंट, क्योंकि इंजन एक है, सोर्सेज 2 हैं, हीट सोर्सेज 2 हैं, इंजन एक है, तो इस वजह से उसने वर्ड इक्विवेलेंट यूज़ किया कि दोनों सोर्सेज से वो हीट लेके जो एनर्जी जनरेट कर रहा है वो एक ही जो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो एक ही यूनिट में कर रहा है। तो उसने वैल्यू दे दी है 90 किलो जूल्स एंड हीट रिजेक्टेड, जो कि सिंक के अंदर जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो भी कॉमनली कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है, विच इज 56 किलो जूल्स। आगे उसका क्वेश्चन है हीट सप्लाइड बाय ईच सोर्स। उसने कहा कि जी सोर्स 1 और सोर्स 2 जो है जहाँ से हीट सप्लाई हो रही है उनकी अलग-अलग हीट बताएं, और थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन जो है वो बताएं। आपके सामने स्टेटमेंट है, आपने बुक से स्टेटमेंट चेक करें, पेज नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 1.6। तो यहाँ पर आपके पास गिवन डाटा सारा अवेलेबल है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, कोशिश करें कि इस केस में जहाँ स्टेटमेंट आपको कॉम्प्लिकेट लग रही है, नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, आप एक लेआउट बना लें। लेआउट बनाने से आपको बहुत सारा डाटा जो है एक्सट्रैक्ट आउट करना आसानी ईजी हो जाता है। जैसा कि अगर मैं देखें, उसने कहा 2 टेम्परेचर सोर्सेज, नंबर 1 दिस इज सोर्स 1 S1 मैं कहता हूँ, ये दूसरा टेम्परेचर सोर्स है, दिस इज S2। अब वो कह रहे हैं कि एक इंजन है जिसको ये दोनों हीट सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से दोनों हीट सप्लाई करेंगे और इसको एक कॉमन इंजन से हमने जोड़ दिया, एक कॉमन इंजन से हमने इसको अटैच कर दिया। अब ये दोनों सोर्स जो हैं, ये किसका टेम्परेचर उसने बताया, T1 इज इक्वल टू 900 केस एंड T2 इज इक्वल टू यहाँ पर से 3 किया उसने, T3 इज इक्वल टू 600 केस। ये बुक मैं बुक को रेफर कर रहा हूँ, तो बुक में उसने इसको दूसरे को 2 नहीं किया, इसने यहाँ पे इसको 3 कर दिया, 2 वो सिंक होगा, सिंक। अब उसके बाद उसने कहा कि सिंक है, एक कॉमन सिंक है, ये हीट रिलीज कर रहा है एक सिंगल कॉमन सिंक की तरफ। दिस इज सिंक, जिसको उसने कहा कि सोर्स 2 उसने कह दिया। इसका उसने टेम्परेचर बताया T2 इज इक्वल टू 300 केस, कॉमन टेम्परेचर बताया। फिर उसने एक और चीज बताई कि जो ये वर्क आउटपुट दे रहा है W, विच इज उसने कहा इक्वलेंट 90 किलो जूल्स पर सेकंड, जबकि यहाँ पर जो हीट रिजेक्ट कर रहा है दैट इज 56, विच इज Q2 इज इक्वल टू दिस नॉट एक्चुअली Q2, ये Q2 नहीं है, ये इन दोनों का कंबाइन आ रहा है, तो दैट इज, अगर मैं इसकी बात करूँ इसका ये 56 किलो जूल्स पर सेकंड है, किलो जूल्स पर सेकंड फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि हमें उसने कहा कि इसकी वैल्यू Q की ये भी बताएं आप, ठीक है, इसकी Q की वैल्यू ये भी बताएं आप, दिस इज Q3, ये भी बताएं। ये चीज़ हमें पता है, लेकिन अब आगे चीज़ें कॉमन हो रही हैं, सोर्सेस अलग हैं लेकिन इंजन एक है और सिंक भी जो है वो आपका एक है। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम कि ये कॉमन नहीं है, ये अलग अलग है,
सिंक भी अलग है और इंजन भी अलग है, ताकि हमें इक्वेशन बनाने में आसानी हो। लेट्स सपोज कि मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। ये जो हिस्सा करेगा ये करेगा वर्क 1, ठीक है, W1 हो जाएगा। और ये अगर करेगा, मैं इसको W3 कहता हूँ या W2 कहता हूँ, दिस इज W2। ये दो इंजन अलग अलग हैं जो कि वर्क परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली यहाँ से ये हीट जो रिजेक्ट करेगा, अगर ये Q1 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये Q2 को रिजेक्ट करेगा, और ये Q3 है तो यहाँ पर ये Q4 बन जाएगा, यहाँ पर ये Q4 बन जाएगा। वाई? क्योंकि मैंने इसे टेम्परेरीली सेपरेट कर दिया, इस हिस्से को सेपरेट कर दिया, इस हिस्से को सेपरेट कर दिया। अब मैं इस हिस्से की एफिशिएंसी का फार्मूला निकालता हूँ, सिर्फ एक साइड की S1 और ये जो इसका S2 जो इसके साथ बन रहा है। ये क्या बन रहा है? इसका एफिशिएंसी हमें पता है, विच इज इक्वल्स टू वर्क जो 1, दिस वर्क विल बी डिवाइडेड बाय Q1। या अगर मैं फर्दर इसको एलैबोरेट करूँ, वी नो दैट वर्क जो है W1 जो है, यहाँ पे W1 जो है वो इक्वल्स टू है Q1 माइनस Q2, ये वाला Q1 माइनस Q2 आ रहा है। सो अब मैंने ये किया Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। हम हमारे पास एक सोर्सेज नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है उसका, ये उसने पूछा है कि कितनी होगी, हम इसको दूसरी क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। अब हमारे पास ये भी टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है, और वंस अगेन ये भी टेम्परेचर, दिस इज 900, दिस इज 300 एंड दिस इज 900, ठीक है। यहाँ से आपको एफिशिएंसी की वैल्यू मिलेगी। सिमिलर पैटर्न पे अब अगर दूसरा हिस्सा करें उसमें भी यही चीज वो सामने रखता है, कहता है कि इज इक्वल टू W2 और Q3। हमें पता है यहाँ W2 किसके इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q4। ये Q4 यहाँ पर जो आ रहा है, जो कि हमने इसे सेपरेट किया, जो सेपरेशन के लिए आया था। ओके, वंस अगेन आप इसे करेंगे, Q3 माइनस Q4 डिवाइडेड बाय Q3 इक्वल्स टू T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाय T3। हमें T3 भी पता है 600 है, T4 वंस अगेन जो है यहाँ पर अगर आप करें, दिस इज T4 इज इक्वल टू T2 होगा, और यहाँ पर आपके पास 300 है और ये 600, इससे भी आपकी जो है एफिशिएंसी मिली। दो वैल्यूज जो हैं एफिशिएंसीज की मिली। आप ज़रा बुक की तरफ आए, बुक में भी उसने बिल्कुल आप देखें यही मेथड जो है वो यूज़ किया। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास एफिशिएंसी, जो दूसरा क्वेश्चन था कि थर्मल एफिशिएंसी आपने बतानी नहीं होगी। थर्मल एफिशिएंसी तो हमें पता लग गई है, बट हमारे पास पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, जो कि क्यू का केस था। अब वो कैसे निकलेगा, बिकॉज क्या हमारे पास जो डाटा अवेलेबल, मैं इसको इरेज करता हूँ फॉर द टाइम बिंग। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, उस डाटा में एक चीज बताइए, उसने कहा कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 90 किलो जूल्स। एक बात उसने ये बताई, इक्विवेलेंट वर्क, उसने कहा इक्विवेलेंट वर्क अवेलेबल है, इन दोनों को कंबाइन करके कितना अवेलेबल है, W3 व्हिच इज 90 किलो जूल्स। जबकि दूसरी तरफ उसने हमें बताया कि Q2 प्लस Q4 इज इक्वल टू 56 किलो जूल्स। ये दो वैल्यूज उसने हमें गिवन की हुई हैं। तो अब हम इसी को यूज़ करते हुए, इन्हीं वैल्यूज को यूज़ करते हुए वो वैल्यूज हैं हम उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपल मेथड कि आपके पास एफिशिएंसी अवेलेबल है, ठीक है, हमने पीछे उसे निकाली थी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमारे पास, अगर हम W1 का केस देखें तो W1 के केस में एफिशिएंसी निकली थी 0.67 which is equals to W1 over Q1। ये एक केस आपके पास निकला। दूसरे केस में आपके पास निकला है एफिशिएंसी निकली थी 0.5 which is W2 over Q3। अब यहाँ से देखें हम W1 और W2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो W1 is equal to 0.67
0.67 Q1 जबकि W2 इज इक्वल टू 0.5 Q3। तो आप ये देखिए कि मैं अगर ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दूँ, अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म ऑफ Q1 एंड Q3। W1 की जगह पे आ जाएगी, मैं इसी इक्वेशन को फर्दर करता हूँ, 0.67 Q1 प्लस 0.5 Q3 इज इक्वल टू 90। सिमिलरली जो है आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई, आप इसे नंबर दे दें, इक्वेशन नंबर 1 कर दें, क्योंकि हमने वही इक्वेशन को बार बार चेंज करके तो डाटा जो है ना सेट आउट करना है। अब हमें एक टर्म तो मिल गई एक टर्म ऑफ इक्वेशन Q1 एंड Q3 के फॉर्म में, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, अभी तक हम इक्वेशन जनरेट नहीं कर सके, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ Q1 एंड Q3, इसको भी कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ Q1 एंड Q3। वी नो दैट W1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें W1 की 1 सेकेंड वैल्यू पता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 0.67 Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू क्या निकलेगी, आपके पास 0.33 Q1, ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे। सिमिलरली अगर आप दूसरा केस करते हैं, W2 का केस पकड़ते हैं, तो W2 के केस में भी यहाँ से मैं आपको W2 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q4, अब Q4 यहाँ पे हमने Q3 की फॉर्म में निकालना है इसको, तो ये आंसर आपका बनेगा Q4 इक्वल्स टू 0.5 Q3। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, हम इस इक्वेशन को भी चेंज कर देते हैं, ये आपके पास बनेगा 0.33 Q1 प्लस 0.5 Q3 इज इक्वल टू 56 किलो जूल्स, और ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। सो अब आपके दोनों आपके पास इक्वेशन है, देखिए Q1 इसमें से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों 0.5 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 0.63 निकालेंगे तो 0.44 बचता है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं करूँ 0.44, उसमें से भी अगर आप 90 में से 56 जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट 34 की जो वैल्यू जो है वो बचती है 34। तो यहाँ पे Q1 है, तो आपको यहाँ से Q1 की वैल्यू मिलेगी, Q1 की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करें तो आपको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट्स हाउ आपको जो है आपका आंसर जो मिलेगा। सो एक्चुअली किया क्या इस न्यूमेरिकल के अंदर, हमने वही इक्वेशन एफिशिएंसी की जो 2-3 इक्वेशन थी उन्हीं को ही बार बार यूज़ करते हुए रीअरेंज करते हुए हमने पूरे न्यूमेरिकल के अंदर इसे सॉल्व किया और हमें जो है कंबाइंड डेटा जो है वो मिल गया। दैट्स हाउ यू सॉल्व फर्स्ट चैप्टर्स न्यूमेरिकल। ये एक मेथड है, इसी तरह रेफ्रिजरेशन का उसके अंदर COP आ जाएगी, COP का फॉर्मूला उलट है इससे, और ये मेथड यूज़ करते हुए आपने अपना सोल्यूशन जो है वो देना है।